हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन जो है अपना वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अब तक अपने ऑप्टिक्स पढ़ा था, ठीक है, प्रकाश की, वो अलग ब्रांच थी। ठीक है, आज अपने फिजिक्स की नई ब्रांच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके 12th क्लास में फर्स्ट लेसन से लेकर के 4th लेसन तक जो लेसन है आपके, उनको एक अलग ब्रांच का नाम दिया गया। ठीक है, फिजिक्स की वो अलग ब्रांच है। ठीक है, जिसको अपने कहते हैं स्थिर विद्युत की। क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की। पहले लेसन से लेकर के 4th लेसन तक जो आपके लेसन हैं, उनको एक ब्रांच के अंदर कंबाइन किया गया, स्थिर विद्युत की के अंदर। ठीक है ना, तो स्थिर विद्युत के अंदर अपना फर्स्ट लेसन है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र इस लेसन पर आने से पहले अपने इसको डिफाइन करते हैं कि स्थिर विद्युत की क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको बोलते हैं, स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत की क्या होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर दो या दो से अधिक स्थिर आवेशों, दो या दो से अधिक स्थिर बिंदुवत आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह जो शाखा होती है क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत की कहलाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको लिखी हुई पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की, कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर दो या दो से अधिक स्थिर बिंदुवत दो या दो से अधिक स्थिर बिंदुवत आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर दो या दो से अधिक स्थिर बिंदुवत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर अपने स्थिर बिंदुवत आवेशों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब जो 1 से लेकर 4 लेसन तक की आपकी जो ब्रांच है, वो उसमें जो आवेश रहेगा वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ठीक है, ये जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, स्थिर, कि आवेश क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। इसके बाद 5वें से लेके आगे 10वें लेसन तक जो भी अपना चलेगा, जो वो आएगी वो नेक्स्ट ब्रांच होगी, वो होगी इलेक्ट्रोडायनेमिक। उसमें आवेश को आप क्या करोगे? गति करवाओगे। क्या करवाएंगे? गति करवाएंगे। ठीक है, तो स्थिर विद्युत के अंदर आवेश क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, और आगे जो 5वें लेसन से लेके 10वें लेसन तक जो भी आपके लेसन आएंगे, वो अलग से फिजिक्स की ब्रांच होगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, उसके अंदर जो चार्ज होगा वो किसमें होगा? मोशन के अंदर होगा। ठीक है, देखो स्थिर विद्युत के अंदर एक वर्ड आया है आवेश। क्या आया है? आवेश। सबसे पहले अपने इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट लेसन में अपने अच्छे से दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे आवेश के बारे में। ठीक है, स्थिर विद्युत की डेफिनेशन आपको समझ आ गई, तो अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आवेश। आवेश या चार्ज। ठीक है, आवेश क्या होता है कि एक ऐसा द्रव्य कण, इसकी डेफिनेशन यदि अपने बोले कि एक ऐसा द्रव्य कण जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, एक ऐसा द्रव्य कण या किसी द्रव्य कण का वह गुण, किसी द्रव्य कण का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है,
वह क्या कहलाता है? आवेश या चार्ज कहलाता है। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसी द्रव्य कण का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकत्व का प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत तथा चुंबकत्व का प्रभाव उत्पन्न करता है। चुंबकत्व का मतलब क्या होता है? कि चुंबक की तरह अट्रैक्ट करना या बिहेव करना, ठीक है। और विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर, ठीक है। अगर ये दोनों कोई प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? चार्ज है, ठीक है। इसका मतलब वो क्या है? चार्ज है। अब आवेश जो होता है इसका जो संकेत लेते हैं अपने वो होता है क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, ठीक है। आवेश का जो संकेत लिखते हो ये जो एक क्या है? एक भौतिक राशि है, ठीक है, जिसको आप किससे लिखते हो? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से लिखते हो, ठीक है। इसके बाद अपने बात करें कि यह कौन सी भौतिक राशि है। इसको भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश भौतिक राशि। तो यह क्या है? एक अदिश राशि है। कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद इसके प्रकार आते हैं। इसके प्रकार आते हैं। आवेश कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। इसके जो वर्गीकृत किया था आवेशों को, एक वैज्ञानिक का नाम है वो लिख देता हूं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने आवेशों को दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। एक तो होता है धनावेश, जिसको आप पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और दूसरा होता है ऋणावेश। दूसरा क्या होता है? ऋणावेश, जिसको आप क्या कहते हो? नेगेटिव चार्ज। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा क्या होता है? ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव किस प्रकार से। देखो, आपने एटॉम के बारे में पढ़ा होगा, परमाणु के बारे में, परमाणु के बारे में पढ़ा आपने। देखो, परमाणु में क्या होता है? जो सेंटर में होता है वो क्या होता है? नाभिक होता है, ठीक है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो भी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मोशन में रहते हैं वर्ताकार कक्षाओं। अब प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है? धनावेशित होता। क्या होता है? धनावेशी, यानी कि इस पर चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ये होते हैं ऋणावेशी। इन पर चार्ज क्या रहता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो टोटली जो परमाणु होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है। जितने ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा उतना ही प्रोटॉन पर क्या होगा? धनावेश होगा। उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन पर धनावेश होगा। अब इलेक्ट्रॉन पर आपको चार्ज ध्यान में रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम आवेश की यूनिट होती है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे अपने कूलाम, जिसको बोलते हो आप, सी से लिख देते हैं, ठीक है। तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर चार्ज होता है। टोटली क्या होता है? उदासीन होता है। अब यदि अपने इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, इस एटॉम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया, तो ये जो है एटॉम क्या हो जाएगा? ये टोटली क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि धनायन बढ़ जाएगा इस पर। एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब यदि अपने बात करें, यदि इसको कोई इलेक्ट्रॉन अपने दे दे, यदि अपने इसको इलेक्ट्रॉन दे दे
तब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित कण होता है। ठीक है, जैसे ही आपको इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये क्या चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बात समझाई। तो यहां से आपको ये पता चल गया होगा कि यदि कोई वस्तु कोई इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो वो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित कण होते हैं। क्या होते हैं ये, ऋणावेशित कण होते हैं। जैसे कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही अपने किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझाइए आपको कि आवेश है वो दो टाइप से है, एक तो धनावेश है, एक है ऋणावेश। ठीक है, यह धनावेश ऋणावेश आपने जहां पढ़े हैं वो एटॉम के अंदर पढ़े हैं, तो एटॉम की आपको मैंने जनरल इंफॉर्मेशन बता दी। ठीक है, परमाणु में, तो इसके अंदर आपने धनावेश ऋणावेश सुना होगा। ठीक है, इसलिए एटॉम का मैंने एग्जांपल लिया। ठीक है, किसके सेंटर में तो क्या होता है, प्रोटॉन होता है जो धनावेशित होता है, और चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऋणावेशित कण होते हैं। ठीक है, जिस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब दूसरी बात, यदि अपने किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लें, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यदि किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे दें तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि क्या हो जाएगी, वो ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, आवेश का मात्रक या यूनिट। ठीक है, आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलम, जिसको आप सी से डिनोट करते हैं, कूलम बोल देते हैं। तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। अब ये कूलम जो होता है क्या, एक बड़ा मात्रक है। ठीक है, तो इसलिए अपने क्या करते हैं, चार्ज के छोटे मात्रों का उपयोग करते हैं कई बार। ठीक है, और वो छोटे मात्रक क्या, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपने। जैसे 1 मिली कूलम है, मिली कूलम, ठीक है, 1 मिली कूलम, इसमें क्या होते हैं, 10⁻³ कूलम होता है। ठीक है, छोटा हो गया मात्रक। 1 माइक्रो कूलम, देखो इसको इस प्रकार से शो कर देते हैं, मिली कूलम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10⁻³ कूलम। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपने पास 1 माइक्रो कूलम, जिसको अपने म्यू सी से लिखते हैं, माइक्रो कूलम। इसमें कितने चार्ज होता है, 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, कूलम में यदि आप इसको कन्वर्ट करोगे। ठीक है, फिर आता है 1 नैनो कूलम, NC। ठीक है, नैनो कूलम इस प्रकार से नोट करते हैं। देखो ये सिंबल आप यूज करोगे इसमें जब न्यूमेरिकल्स करोगे, नैनो कूलम, इसमें 10⁻⁻ कितने होते हैं, 9 कूलम होता है। ठीक है, और फिर आता है 1 पिको कूलम, PC लिख दोगे इसको, PC से नोट करते हैं इसको। इसमें होते हैं 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होते हैं आवेश के मात्रक। ठीक है, एसआई सिस्टम में मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, ये बड़ा मात्रक होता है, इसलिए छोटे मात्रकों का यूज करते हैं अपने। ठीक है, मोस्टली आप इन दोनों का यूज करोगे। ठीक है, अधिकतर न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इन दोनों का, और सबसे ज़्यादा इसका यूज करने वाले। ठीक है, तो ये इसके छोटे मात्रक है, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम और पिको कूलम। और ये ध्यान में रखने हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये क्या करने हैं, आपको याद रखने हैं। देखो जब भी आपको माइक्रो कूलम में चार्ज दिया होगा तो आपको कूलम में चेंज करके वैल्यू पुट करनी होगी इसकी। ठीक है ना, कूलम में चेंज करके। जैसे आपको इसका मैं एग्जांपल लूँ, आपको 5 माइक्रो कूलम चार्ज दे दिया। क्या दे दिया, 5 माइक्रो कूलम चार्ज दे दिया। तो जब भी आप न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करोगे उसको आप कूलम में चेंज करोगे। 1 माइक्रो कूलम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 कूलम के। तो 5 किसके होंगे, 5 × 10⁻⁻6 कूलम। इस प्रकार से चेंज करके रखोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होते हैं मात्रक।
अब एक सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, सीजीएस सिस्टम है, जिसको स्टेट कूलाम बोलते हैं अपना। क्या बोलते हैं? स्टेट कूलाम बोलते हैं, या स्थिर विद्युत मात्रक बोलते हैं, स्थिर विद्युत मात्रक, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं ESUC, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। ठीक है। अब एक ESU में, एक कूलाम में क्या होता है? 3 × 10⁹ ESU यूनिट होती है। ठीक है। इतने ESU यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं। एक कूलाम के अंदर इतने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं। ठीक है। जैसे आपके पास लेंथ का मात्रक का एग्जांपल बताता हूँ। MKS या SI में क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है। और CGS में सेंटीमीटर होता है। जब भी आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हो तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। मीटर मात्रक बड़ा है और सेंटीमीटर क्या? छोटा। ठीक है। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा हो, 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं? 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं। ठीक है। तो ये अपने पास होता है सीजीएस पद्धति में मात्रक। ठीक है। अब इसके बाद एक मात्रक और आता है जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मात्रक आवेश का माना जाता है, वो है फैरड। क्या है? फैरड। एक फैरड में कितने कूलाम होते हैं? देखो आप इसको F से लिखेंगे अपने। एक फैरड के अंदर लगभग 96,500 कूलम होते हैं। क्या होता है? एक फैरड के अंदर 96,500 कूलम होते हैं। ठीक है। तो ये था आवेश का मात्रक। ठीक है। अभी तक अपने आवेश की डेफिनेशन पढ़ी कि किसी द्रव्य कण का वह गुण जिसके कारण विद्युत और चुंबकत्व प्रभाव को उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक है। फिर अपने आवेश का संकेत पढ़ा कि आवेश को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q या स्मॉल q से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है। हर एक भौतिक राशि का सिंबल होता है, जैसे फोर्स है, बल है, उसको किससे डिनोट करते हो आप? F से लिखते हो। उसी प्रकार जो चार्ज होगा उसको किससे लिखोगे? कैपिटल Q या स्मॉल q से लिखोगे। इसके बाद संकेत के बाद अपने इसके प्रकार पढ़े। ठीक है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, धनावेश और ऋणावेश, जिसका वर्गीकरण किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। घर्षण विद्युत्की के आधार पर। ठीक है। आगे घर्षण विद्युत पढ़ेंगे अपने होता क्या है, आगे चार्जिंग के जब मेथड पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद आवेश का मात्रक पढ़े अपने। ठीक है। जो इस प्रकार से है, SI पद्धति में कूलाम होता है और इसके छोटे मात्रक ये है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये वाले मात्रक। ठीक है। ये वाला मात्रक मोस्टली है, इनको आपको ध्यान में रखना। ठीक है। इनको चाहे एक बार पढ़ लेना, लेकिन ये आपके कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है। आवेश की विमा क्या होती है? जब भी अपने कोई नई भौतिक राशि पढ़ते हैं तो उसमें अपने क्या करते हैं? उसकी डायमेंशन हमेशा निकालते हैं। ठीक है। तो आवेश की विमा क्या होगी? देखो आपने छोटी 10th क्लास में विद्युत धारा का डेफिनेशन पढ़ी होगी। वो क्या होती है? आवेशों में प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा I = Q/T पढ़ा। अब यहाँ Q क्या था? आवेश था, आवेशों में प्रवाह की दर, और T क्या था? यहाँ समय था। अब यहाँ से यदि Q की वैल्यू फाइंड करो तो वो क्या होगी? I × T। अब इसकी डायमेंशन निकाल लो आप Q की, I और T। I है वो क्या है? धारा है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो इसको किससे शो करेंगे अपने? A से। T टाइम है तो इसको किससे करेंगे? T से। ठीक है। तो Q की डायमेंशन क्या हो जाएगी? M की 1, L की 1, M की 0, L की 0, T की 1, A की 1। ये डायमेंशन आ जाएगी चार्ज की। ठीक है। तो ये आवेश की जनरल इंफॉर्मेशन थी आपके पास। ठीक है। अब अपने आवेशन की विधियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
आवेशन की विधियां पढ़ेंगे, यानी कि चार्जिंग के मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले एक नोट लगाना है आपको, वो अपने आवेशों के गुणधर्म में भी पढ़ लेंगे। इससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर देंगे, एक बार आपको ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, कि समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जैसे मान लो आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षित होंगे। और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, यानी कि दोनों सेम प्रकृति के हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, दूर धकेलेंगे एक दूसरे को। और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। यानी यदि आपके पास एक तो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, तो ये विशेष नोट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे जाके और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, एक बार आपको ये सिर्फ ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि चार्जिंग मेथड में थोड़ा काम लेंगे अपने से, कि समान प्रकृति को जो आवेश है इनमें तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या रहता है, आकर्षण रहता है। ठीक है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण कितना फोर्स होता है, इसको भी आगे कैलकुलेट करेंगे अपन। अब देखो चार्जिंग मेथड, चार्जिंग मेथड, आवेशन की विधियां। यानी कि किसी वस्तु को आप कितने प्रकार से चार्ज दे सकते हो या आवेशित कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी विधियां देखेंगे अपने। सबसे पहले जो विधि है वो है चालन विधि। चालन विधि, ठीक है, या कंडक्शन मेथड बोलते हैं इसको। चालन विधि में क्या होता है, यदि आप मान लो इस पर कोई चार्ज है, ठीक है, और ये एक वस्तु है यहां, इस पर कोई चार्ज नहीं, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं, ये इस प्रकार से पड़ी है। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर कोई चार्ज नहीं। अब यदि पहले ये दूर दूर थे, यदि आप इसको कांटेक्ट में लाओगे, यदि अपन इसको कांटेक्ट में लाएं इस प्रकार से, ये पॉजिटिव चार्ज था यहाँ, तो यहाँ से चार्ज यहाँ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे चला जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव जो चार्ज है इस पे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यदि हम इसको अलग करें, अब यदि हम इसको अलग करें, तो ये जो अनचार्ज थी अपने पास, वो भी क्या होगी, चार्ज होगी। ठीक है, यानी कि पहले इस पर कोई चार्ज नहीं था, इसको चार्ज किस प्रकार से दिया, कॉन्टैक्ट से। इसको अपने कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, देखो आप इसके पास मान लो पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था। अब जैसे ही आप इसको कॉन्टैक्ट में लाए तो चार्ज इस पर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यदि जैसे ही आप बाद में इसको अलग करते हो तो ये जो वस्तु है वो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी।
पहले अनचार्ज थी, अब क्या होगी, चार्ज होगी। तो इसी को अपने बोलते हैं चालन विधि द्वारा आवेशन। ठीक है, चालन द्वारा आवेशन। ठीक, इसके बाद आता है नंबर 2, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है, यानी कि प्रेरित होगा यहाँ आवेश। ठीक है, आवेश क्या होगा, प्रेरित होगा। कैसे, इसको देखते हैं हम। मान लो आपके पास ये एक रोड है, ठीक है, इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और इसको P1 मान लो आप। ठीक है, एक अपने पास रोड P2 है, ये रोड अपने पास या मान लेते हैं P2 रोड है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब जैसे P1 के पास इस P2 को आप लाओगे, यहां ले आए, जैसे P2 को यहां ले, ठीक है, जैसे इसके पास लाओगे, ठीक है, पहले तो आपने क्या किया था, कांटेक्ट करवाया था। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, पास में लाओगे। अब जैसे ही पास लाओगे तो इसकी जो भीतरी सतह है, यहां पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या, कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे, और बाहर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा यहाँ, इस प्रकार से बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। कैसे, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो न्यूट्रल थी इसमें पॉजिटिव था, नेगेटिव भी था, दोनों थे। ठीक है, समान प्रकृति में। अब यहाँ पर प्लस चार्ज था, जैसे ही आप इसको पास में लेके आए P2 को, तो मैंने आपको अभी बताया कि विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। जो इसमें नेगेटिव चार्ज था वो इस पॉजिटिव की ओर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो इसकी ओर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस पर क्या हो जाएगा, आंतरिक सतह पर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और बाह्य सतह पर कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को तो प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि दूर धकेलेगा, तो बाह्य पृष्ठ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव चला जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज आंतरिक पृष्ठ पर आ जाएगा। अब यदि आप इसकी अर्थिंग कर दो, अर्थ कॉन्टैक्ट करवा दो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज या अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, देखो अर्थ है, किसी भी चीज को न्यूट्रल कर देती है। अब ये जितना पॉजिटिव चार्ज था उतने इसको इलेक्ट्रॉन कर देगी, उतना इसको क्या कर देगी, न्यूट्रल कर देगी। ठीक है, अब इस पर समान रूप से कौन सा चार्ज वितरित हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव जितना भी था वो गायब हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेश। ठीक है, यानी कि किसी चार्ज के पास लाने पर इसमें क्या आ गया, चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये होता है प्रेरण द्वारा आवेश। ठीक है, तो ये दो विधियां थी, चालन विधि और प्रेरण द्वारा आवेश। जो लास्ट विधि है वो है घर्षण द्वारा आवेश। इन विधि है जो लास्ट हुआ है घर्षण द्वारा आवेश। घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ने से पहले एक डेफिनेशन पढ़ेंगे अपने घर्षण विद्युत की। घर्षण विद्युत की, ठीक है, घर्षण विद्युत की क्या होती है कि जब भी आप किन्हीं दो कुचालक वस्तुओं को रगड़ते हो तो उसमें क्या होता है, विद्युत गुण आ जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, विद्युत गुण आ जाते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत की बोलते हैं। ठीक है, अब ये विद्युत गुण क्यों आते हैं, जैसे ही आप दो कुचालक वस्तुओं को रगड़ते हो, ये ए थी, ये बी थी, इन दोनों को अपने रगड़ा, घर्षण करवाया, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। ठीक है, अब मान लो ए से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, ए वस्तु थी, उससे इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर चले आए, यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए।
और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित कण होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले गए, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अभी आपको बताया भी था मैंने कि अगर किसी एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और अगर किसी को देते हो तो वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब इस ए वस्तु से अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो ये क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। और बी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले गए, इस बी जो वस्तु थी इस पर इलेक्ट्रॉन चले गए। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित कण होते हैं, यानी कि इस पर कौन सा चार्ज आ गया, ऋणावेश आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से घर्षण विद्युत की घर्षण द्वारा भी आप आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, कि एक वस्तु को आपने रगड़ा, दूसरी वस्तु पर चार्ज आ गया। तो घर्षण विद्युत के डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस प्रकार से घर्षण विद्युत में आपको ध्यान में रखना है क्या होता है कि जब दो कुचालक वस्तुओं को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, इस कारण वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस पर जाते हैं वो तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और जिस से जाते हैं वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब डेली लाइफ में भी बहुत से एग्जाम्पल है घर्षण विद्युत की। जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा स्केल वाला, स्केल को बालों पर रगड़ करके पन्ने उठाते हैं आप, ठीक है, यानी कि उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। तो वो किसके कारण होता है, चार्ज के कारण होता है, यानी कि वो क्या हो गया, स्केल क्या हो गया, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जिससे उसमें आवेशन के गुण आ जाएगा, यानी कि उस पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और भी आपने देखा होगा, जैसे कुर्सी से करंट निकालते हो आप, ठीक है, चेयर पे किसी व्यक्ति को बिठा करके उस पर पीछे से तौलिए से मारते हैं तो उसमें करंट आता है। ठीक है, उसमें भी घर्षण विद्युत की है, जो टावल होता है उससे इलेक्ट्रॉन या चार्ज उस पर ट्रांसफर हो जाता है चेयर में, जिससे उसमें क्या आता है, करंट आता है। तो इसका कारण भी क्या है, घर्षण विद्युत की है। ठीक है, चार्जिंग के कारण ऐसा होता है। और दूसरा आपने देखा होगा जो सिल्क या सूती कपड़े होते हैं, ठीक है, सिल्क के कपड़े होते हैं, सूती जो कपड़े होते हैं, या जो ऊनी वस्त्र होते हैं, इनको अपने यदि रगड़ते हैं अंधेरे में तो इसमें चिंगारियां निकलती हैं। ठीक है, तो इस चिंगारियों निकलने का कारण क्या है, आवेश है। ठीक है, उन चिंगारियों के निकलने का कारण क्या है, आवेश है, यानी कि विद्युत के गुण शो होते हैं। ठीक है, अंधेरे में आपने देखा होगा कि उसमें क्या निकलती है, चिंगारियां निकलती हैं। तो ये है घर्षण विद्युत के गुण। ठीक है, इसके अलावा जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो ये है कि यदि आप प्लास्टिक की छड़ को या एबोनाइट की छड़ को, प्लास्टिक ही होता है, एबोनाइट की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हो, किसे, सिल्क के कपड़े से रगड़ते हो, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो सिल्क का कपड़ा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो एबोनाइट की छड़ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार यदि आप कांच की छड़ को, ये आपकी बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं, कांच की छड़ को किससे रगड़ते हो, बिल्ली की खाल से, तब क्या होता है, जो बिल्ली की खाल है इससे इलेक्ट्रॉन यहां पर स्थानांतरित हो जाएंगे। तो इसका मतलब कांच की छड़ तो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिससे इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से आए हैं तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से घर्षण विद्युत के द्वारा आप किसी भी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके चार्जिंग के मेथड हो गए। कल अपने और आकर्षण और प्रतिकर्षण के प्रभाव को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।